नमस्कार दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 10 अगस्त 2018 को, जब नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े ऑफिशियल्स के सामने अपनी एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। यह प्रेजेंटेशन थी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जिसका उद्देश्य था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को भारत के आने वाले समय के बड़े आर्थिक, सामरिक और पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए। क्योंकि उस समय भारत सरकार हिंद महासागर की रणनीति पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी थी, क्योंकि उस समय तक चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत हिंद महासागर के आसपास ऐसे सैन्य बेस, बंदरगाह और आर्थिक ठिकाने बना लिए थे जो एक मोती की माला की तरह दिखाई देते थे। इस मतलब उसके ये सारे ठिकाने भारत को चारों तरफ से घेर रहे थे, इसीलिए इसकी नीति को स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहा जाता है, मोतियों की माला। आप देखिए, इस नीति के तहत चीन ने पाकिस्तान के अंदर अपना बंदरगाह स्थापित कर लिया था, श्रीलंका के अंदर बंदरगाह स्थापित कर लिया था और म्यांमार में बंदरगाह स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि चीन ने अफ्रीका के जिबूती देश में अपना एक आर्मी बेस बना लिया था, जो चीन का पहला विदेशी आर्मी बेस माना जाता है। और उसी के परिणाम स्वरूप भारत सरकार यह प्रोजेक्ट लेकर आई, जिसे हम ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट कहते हैं, जो आज सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ था। इस प्रोजेक्ट के पीछे 15 से 20 साल से चल रही भारत की समुद्री रणनीति और चीन की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधि को देखकर भारत सरकार को यह प्रोजेक्ट लाना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी हिस्से ग्रेट निकोबार को ही इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना। भारत सरकार अपना बेस लक्षद्वीप में बना सकती थी, अंडमान निकोबार के और किसी हिस्से में बना सकती थी। तो आपको पता हो तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 300 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। वहाँ कोई एक ही द्वीप नहीं है, वहाँ लगभग 250 से 300 द्वीप है छोटे छोटे। तो आइए हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार द्वीप को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। सबसे पहला कारण तो ये था कि स्टेट ऑफ मलक्का, इसे मलक्का जल डब्ल्यू मध्य भी कहते हैं हिंदी में, वह ग्रेट निकोबार द्वीप से ही सबसे नजदीक पड़ता था। और ये स्टेट ऑफ मलक्का दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। आपने देखा जैसे ईरान के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ऐसे ही इसका महत्व है। स्टेट ऑफ मलक्का एक ऐसा पतला समुद्री रास्ता है जो हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर या अपन कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह समुद्री रास्ता मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। साथ ही सिंगापुर भी इसी रास्ते पर मलेशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अतः स्टेट ऑफ मलक्का वाले रास्ते पर सिंगापुर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टेट ऑफ मलक्का से दुनिया का 20 से 22% समुद्री व्यापार होता है। मतलब आप ये देखें कि यहाँ से रोज लगभग 1 लाख से अधिक तेल के जहाज गुजरते हैं। इसे आप ऐसे ही माने जैसे ईरान के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी इसलिए ग्रेट निकोबार वो स्थान है जहाँ से भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और स्टेट ऑफ मलक्का को बहुत नजदीकी से ऑब्जर्व कर सकता है। क्योंकि चीन का लगभग 75% क्रूड ऑयल इसी स्टेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। यह एक चौक पॉइंट है, क्योंकि एक जगह जाकर ये रास्ता बहुत ज्यादा सकरा हो जाता है, जहाँ से बहुत ज्यादा जहाजों का ट्रैफिक गुजरता है। और अगर यहाँ पर कभी ट्रैफिक के अंदर रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ मलक्का का सबसे सकरा भाग लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है। इसलिए यह रास्ता युद्ध और दुर्घटना जैसी स्थितियों में बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन पैदा कर सकता है। सीधी भाषा में अगर कहें तो अगर चीन स्टेट ऑफ मलक्का से अपने रास्ते को हिंद महासागर की ओर लेता है तो भारत के लिए ग्रेट निकोबार का जो द्वीप है वह एक तीसरी आंख और पुलिस चौकी के रूप में काम करेगा, क्योंकि वहां से भारत चीन से आने जाने वाले जहाजों पर अपना नियंत्रण रख सकता है और भारत को यह पता रहेगा कि कितने जहाज चीन के यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने 2017-2018 के अंदर इन सारे द्वीपों के लिए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक योजना बनाई, जिसके बाद ग्रेट निकोबार द्वीप को इस प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया गया। और जैसे ही जगह पक्की होती है उसके बाद नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नौसेना और पर्यावरण मंत्रालय, इन सभी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रेट निकोबार द्वीप को भविष्य का समुद्री शहर बनाने का निश्चय करती है। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, मतलब जहाँ पर बड़े बड़े जहाज एक साथ आकर खड़े होते हैं। मतलब एक तरह से हम इसे बंदरगाह कह सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक मिलिट्री बेस बनाया जाएगा और एक सिविलियन एयरपोर्ट बनाया जाएगा और एक स्मार्ट टाउनशिप बनाई जाएगी, जो एक रिहायशी इलाका होगा जहाँ पर लोग रहेंगे। फिर सरकार ने 2019-20 में इस प्रोजेक्ट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना। और सरकार ने इस परियोजना के लिए 81,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया। दोस्तों, नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रेट निकोबार की लगभग 166 वर्ग किलोमीटर जमीन को चिन्हित किया, जहां पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनना था। इस पूरी 166 वर्ग किलोमीटर जमीन के अंदर लगभग 130 वर्ग किलोमीटर जमीन सिर्फ फॉरेस्ट लैंड थी और बाकी बची हुई 30-35 वर्ग किलोमीटर जमीन
एक रेवेन्यू लैंड थी। और दोस्तों यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़े विवाद का कारण बना। इसीलिए यह प्रोजेक्ट फॉरेस्ट डाइवर्जन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस का सबसे बड़ा मुद्दा बना। दोस्तों अब यहाँ आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जो ये जमीन थी 166 वर्ग किलोमीटर की, इसके अंदर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर जमीन तो रेवेन्यू लैंड थी और बाकी जमीन पूरी फॉरेस्ट लैंड थी। मतलब आप ये मानो लगभग 70 से 80% जो भूमि आ रही थी वो पूरी जंगल की भूमि आ रही थी। रेवेन्यू लैंड का मतलब ये होता है जिसका सरकार रिकॉर्ड रखती है, जो एक तरह से सरकारी जमीन होती है, क्योंकि पहले ब्रिटिश सरकार टैक्स लिया करती थी, इसीलिए वह भूमि का रिकॉर्ड रखती थी जो आज तक चला आ रहा है। इसलिए रेवेन्यू लैंड से ही कहा जाता है जिस पर सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है। रेवेन्यू लैंड पर ही सारे सरकारी ऑफिस और कार्यालय वगैरह बने होते हैं। इसलिए आम जनता को रेवेन्यू लैंड से तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा एरिया था। सबसे बड़ी दिक्कत थी फॉरेस्ट लैंड की, जो लगभग 131 वर्ग किलोमीटर का एरिया था और ये पूरी 131 वर्ग किलोमीटर की जमीन फॉरेस्ट लैंड थी। ध्यान रखना, जो वन और जंगल होते हैं ये संपत्ति सूची के विषय होते हैं, क्योंकि आजादी के समय सारे वन और जंगल राज्य सूची का विषय हुआ करते थे। मतलब वनों और जंगलों पर मुख्य रूप से उस समय पर राज्यों का अधिकार होता था। लेकिन 1976 के 42वें संशोधन के बाद वन और वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर संपत्ति सूची में डाल दिया गया। अब केंद्र और राज्य दोनों को वन और वन्य जीवों पर कानून बनाने का अधिकार होता है और सबसे ज्यादा ताकत इसमें केंद्र सरकार के पास होती है। अगर केंद्र और राज्य में कभी टकराव भी हो जाए तो उसमें अंतिम डिसीजन केंद्र का माना जाता है। मतलब संपत्ति सूची के जो भी विषय हैं उनमें सबसे ज्यादा शक्ति अंतिम रूप से केंद्र के पास ही होती है। केंद्र ही उनके अंदर डिसीजन लेता है। अब हम हमारी मुख्य कहानी पर आते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए ग्रेट निकोबार के जंगलों का लगभग 131 वर्ग किलोमीटर का एरिया केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए ले लिया। दोस्तों ये एरिया कोई साधारण एरिया नहीं था। आप अगर इसके प्राकृतिक स्वरूप को देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि ग्रेट निकोबार द्वीप का ये हिस्सा ये एक जीवित प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहाँ के घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के एक एक पेड़ की कीमत आम पेड़ों से कितनी ज्यादा है। ये सारे पेड़ लगभग 100 से 150 साल पुराने हैं। ऐसे अनटच और घने जंगलों को आप एक तरह से नेचुरल एयर कंडीशनर कह सकते हैं, क्योंकि ये जंगल अपने आसपास के तापमान को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरा देते हैं। अब आप ही बताओ, जब ये पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी, गर्मी पड़ेगी, उमस पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ग्रेट निकोबार के इन्हीं जंगलों के अंदर सोमपेन नाम की जनजाति रहती है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति के लोगों की कुल जनसंख्या मात्र 229 लोगों की है। इन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क ना के बराबर है। सरकार का ये प्रोजेक्ट इस प्रजाति को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि इनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर रहती है। क्योंकि ये लोग जंगलों से अपना भोजन जुटाते हैं, नदियों का ये पानी पीते हैं। तो अगर ये ही प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे तो ये लोग फिर जिंदा कैसे बचेंगे? हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हम इस जनजाति को विस्थापित नहीं करेंगे, इनको यहीं रखेंगे और इनके लिए एक रिजर्व एरिया बना देंगे और इनका प्रोटेक्शन भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, भले ही जनजाति के घर यहाँ से न हटाए जाएं, लेकिन इतना बड़ा डेवलपमेंट इनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि ये लोग जब नए लोगों के संपर्क में आएंगे तो इन्हें डिजीज होने का खतरा रहेगा, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम उन बीमारियों के लिए ट्रेंड हुआ ही नहीं है जिन्हें हम खुद झेलते हैं। आप देखिए ना, अमेरिका के मूल निवासियों के साथ क्या हुआ। जब यूरोपीय लोगों ने वहां पर कदम रखा तो वहां के लोग जैसे ही यूरोपीय लोगों के संपर्क में आए तो लाखों करोड़ों की संख्या में वो लोग मरने लगे और धीरे धीरे करके अमेरिका के मूल निवासी पूरी तरह से विलुप्त हो गए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तरह तरह की बीमारियों को हैंडल कर ही नहीं पाया था जो यूरोपीय लोग अपने साथ लेकर आए थे। इसलिए वो जैसे उन्हें कोई बीमारी लगती, हाथों हाथ उनकी मृत्यु हो जाती। और वैसे भी जिन्होंने कभी ऐसी बीमारियों का सामना किया ही नहीं, तो ऐसे लोग कैसे जिंदा रहेंगे? और सरकार का मानना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 8 से 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। लेकिन जो विशेषज्ञ कहते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग करोड़ों पेड़ों को काटा जाएगा। और आप खुद सोच कर देखो, अगर करोड़ों पेड़ काटे जाएंगे तो इस एनवायरनमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप देखो, अगर ऐसा हुआ भी, अगर करोड़ों पेड़ काटे गए तो आप ये मानो सोमपेन जनजाति के लिए एक तरह से जीनोसाइड की तरह होगा। इसके अलावा ग्रेट निकोबार में एक स्थान है जिसे गैलेथिया बे कहते हैं। ये एक समुद्र से जमीन की ओर घुसा हुआ भाग होता है। मतलब एक ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जो बहुत गहरा होता है और घुमावदार होता है। ऐसे क्षेत्र को बे कहते हैं। इसका नाम है गैलेथिया बे। दोस्तों, जो ग्रेट निकोबार के अंदर गैलेथिया बे है वो बहुत गहरा है और उसका ओपनिंग पॉइंट लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा तो गैलेथिया बे का जो ओपनिंग है वो लगभग 200 से 300 मीटर बचेगा बस। इसके अलावा इसी गैलेथिया बे के इलाके के आसपास लगभग 16,150 कोरल कॉलोनियां पाई जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोरल रीफ होती क्या है। कोरल रीफ समुद्र के अंदर बनने वाली एक जीवित संरचना होती है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि सिर्फ ये देखने में पत्थर जैसा दिखता है, भाई ये तो पत्थर है, बल्कि वो एक जीवित संरचना होती है। लेकिन वास्तव में कोरल रीफ करोड़ों छोटे छोटे जीवों के द्वारा बनाई जाती है, जिन्हें कोरल जीव कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे कोरल जीव होते हैं ये समुद्र के अंदर चट्टानों में चिपक कर रहते हैं और धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे एक कठोर संरचना बन जाती है। और वही चीज हजारों सालों के अंदर जाकर
एक कोरल रीफ का निर्माण कर लेती है। आप इसे ऐसे समझो जैसे एक जंगल पेड़ों से मिलकर बना होता है, तभी तो उस जंगल में पक्षी, कीड़े मकोड़े और जानवर रहते हैं। ऐसे ही कोरल रीफ समुद्र का जंगल है जिसके अंदर कई तरह की मछलियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के हजारों प्रजातियों के समुद्री जीव जंतु रहते हैं और उसी के अंदर वो ब्रीडिंग करते हैं। वो उनका एक तरह से घर होता है। कुल मिलाकर बात यह है कि कोरल रीफ को समुद्र का एक इकोसिस्टम माना जाता है। यही कोरल रीफ बाद में जाके समुद्र में एक प्राकृतिक दीवार की भांति काम करती है। जब कभी तेज बहाव आता है समुद्र के अंदर, बहुत तेज लहरें आती है, तो उन तेज लहरों के दबाव को कोरल रीफ रोकती है, समुद्र के पानी को साफ करने में मदद करती है। तो दोस्तों, सरकार के इस प्रोजेक्ट से कोरल रीफ को भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सरकार जब अपना प्रोजेक्ट चालू करेगी तो समुद्र की गहराई में जाके ड्रिलिंग करेगी और जब ड्रिलिंग मशीन चलेंगी तो कोरल रीफ को नुकसान पहुंचेगा। सरकार ने हालांकि ये कहा है कि कोरल रीफ को हम वहां से विस्थापित करके दूसरी जगह लगा देंगे, तो कोरल रीफ को एक दिन में तो लगती नहीं है। जब ड्रिलिंग से कोरल रीफ टूटेगी तो समुद्र का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से उपाय बताए हैं, लेकिन दोस्तों, जैसे जंगल हमारे फेफड़े हैं वैसे ही कोरल रीफ समुद्र का धड़कता हुआ दिल होती है, जहाँ पर लाखों छोटे छोटे जीव, हजारों प्रजातियां और समुद्री जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से इस आइलैंड पर रहने वाले जीवों की ऐसी प्रजातियां प्रभावित होंगी जो ग्रेट निकोबार क्षेत्र के अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। जैसे आप एक बंदर की प्रजाति को ले लो, उस प्रजाति का नाम है लॉन्ग टेल्ड मकाऊ। इस प्रजाति के बंदर सिर्फ निकोबार के जंगलों में पाए जाते हैं, इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इसके अलावा इसी इलाके में जो गैलेथिया बे है, उसी इलाके के अंदर लेदर बैक सी टर्टल नाम के कछुए की प्रजाति पाई जाती है। आपको बता दूं, लेदर बैक एक समुद्री कछुआ होता है जो आज विलुप्ति की कगार पर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जहाँ पर इसका जन्म होता है, बाद में ये वहीं पर आकर प्रजनन करता है और अपने अंडे भी वहीं देता है जहाँ पर इसका जन्म हुआ है। और ये समुद्री कछुआ ग्रेट निकोबार के गैलेथिया बे नामक स्थान पर ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, हम कह सकते हैं ग्रेट निकोबार एक द्वीप ही नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का ये एक घर है। ये ऐसे पक्षियों और जीव जंतुओं का घर है जिनके नाम तक दुनिया नहीं जानती। इसलिए दोस्तों, मेरी अंतरात्मा तो यही कहती है कि उस समुद्री कछुए को तो कुछ पता नहीं है कि विकास होता क्या है, ना ही वो किसी अदालत में जाने वाला, और ना ही कोरल रीफ विरोध करेगी, और ना ही जंगल विरोध मार्च निकालेंगे। वो तो बस चुपचाप खत्म हो जाएंगे। जैसे आप खत्म करना चाहोगे वैसे खत्म हो जाएंगे। पर यह ध्यान रखना, प्रकृति की सबसे दुखद मृत्यु वही होती है जो बिना आवाज के होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।